यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 मार्च से प्रारंभ हैं और अनवरत जारी हैं। हाई स्कूल का विज्ञान का प्रश्न पत्र यह 4 अप्रैल को है। रसायन विज्ञान के संबंध में आप देखिए कि कार्बनिक रसायन या कार्बनिक यौगिक जो अध्याय दिया गया है उस अध्याय का हम लोग अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है अभी तक के अपने जीवन काल में, उसमें कार्बन की चतुःसंयोजकता व श्रृंखलन यहाँ पर पूछा जाता है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण को पूछा जाता है। इसी प्रकार से शॉर्ट नोट्स में या टिप्पणी में कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दहन की अभिक्रिया, प्रतिस्थापन की अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या योग अभिक्रिया क्या होती है इसके संबंध में, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है यह पूछा जाता है। इसी प्रकार से अगर मीथेन के गुण पूछे जाते हैं तो उनके क्लोरीन के साथ क्या अभिक्रिया होती है, इसी प्रकार से मीथेन की ऑक्सीजन के साथ क्या अभिक्रिया होती है, यहाँ पर रासायनिक समीकरण पूछा जाता है। फिर देखिए बाबू, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह और सजातीय श्रेणी यह दोनों टिप्पणी या शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आता है। इसी प्रकार से साबुनीकरण क्या है इस पर टिप्पणी पूछी जाती है, या साबुन और अपमार्जक की सफाई क्रिया या मिशेल की अवधारणा के नाम से इसको पूछा जाता है। तो सब में एक ही बात लिखना है आपको। फिर यहाँ से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वह एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल से प्रश्न बनता है, और एथिल अल्कोहल या एथेनॉल से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनता है। इस स्थान से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर देखिए पूछता है कि एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुण और उपयोग लिखिए। इसी प्रकार से एथिल अल्कोहल के 3 रासायनिक गुण और उनका उपयोग लिखिए। यह लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन यह यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको अच्छी प्रकार से आपको समझ लेना है। साथ ही साथ इसको कम से कम 4, 6, 10 बार लिख करके आपको इसका अभ्यास कर लेना है कि एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का रासायनिक गुण क्या है, उसके उपयोग क्या है, या एथेनॉल का रासायनिक गुण क्या है, उपयोग क्या है। इसी प्रकार से यहाँ पर एस्टरीकरण की अभिक्रिया पूछी जाती है, एस्टरीकरण क्या है उसके संबंध में इसको जान लेना है। तो यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से IUPAC नामकरण यह केवल पाठ्यक्रम के अनुसार आपको देखना है। पुराने पेपर में अगर आप बहुत पीछे जाएंगे तो बहुत पीछे नहीं जाने की जरूरत है। केवल 2019 से लेकर के और 2019 से 2020 तक के जो प्रश्न पत्र हैं उन्हीं में आप देखेंगे जो नवीन पाठ्यक्रम है, उसी नवीन पाठ्यक्रम से IUPAC नामकरण आता है और यह एक एक अंक के प्रश्न होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। अब यहाँ पर देखिए बाबू, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका आणविक सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आणविक सूत्र CH3COOH होता है, यह इसका आणविक सूत्र होता है। फिर देखिए यह किस समूह का है, यह कार्बोक्सिलिक समूह का है, कार्बोक्सिलिक समूह का है। तो ये 2 बातें। अब फिर संरचना सूत्र अगर आप इसका जानना चाहते हैं, यहां पर देखिए यह कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फिर कार्बन के साथ कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड यहां पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर यहां पर OH है। फिर सामान्य नाम इसका क्या है, सामान्य नाम इसका एसिटिक अम्ल है, सामान्य नाम इसका एसिटिक अम्ल है। तो चीजों को आप समझिए। फिर सिरका या विनेगर क्या है, यदि पानी में 5 से 8% क्या हो, एसिटिक अम्ल हो तो आप इसको सिरका कहते हैं। तो सिरका आपको जानना है, पानी में 5 to 8% एसिटिक अम्ल अगर होता है तो उसे हम सिरका कहते हैं। फिर यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, उस फिजिकल प्रॉपर्टी में केवल और केवल आपको यहाँ पर इस ग्लेशियल एसिटिक एसिड के बारे में आपको जानना है कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल ठंडी जलवायु में ठंडे दिनों में बर्फ की तरह जम जाता है, जिसे ही हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो यह परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि इसका यह ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या होता है, यह परीक्षा में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए बेटा,
यहाँ पर रासायनिक गुण में करा है कि लिटमस पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो अब यहाँ पर यह अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। यहाँ पर यह अम्लीय प्रकृति का होता है और इसका पीएच क्या होता है, यह पीएच अप्रॉक्सीमेटली यह 4 होता है। तो यह क्या हो जाएगा, यह एक दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो लिटमस के साथ अब क्या इसका इफेक्ट होगा, तो यहाँ पर देखिए नीले लिटमस को, नीले लिटमस को यह क्या कर देगा, नीले लिटमस को यह लाल कर देगा। तो यह एक आपकी प्रॉपर्टी हो गई, यह इसका रासायनिक गुण हो गया। फिर देखिए बेटा कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो कार्बोनेट कहने का मतलब क्या है, यहां पर Na2CO3 इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, यह है सोडियम कार्बोनेट है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट कहने का मतलब NaHCO3, यह क्या है, यह सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो दोनों से अभिक्रिया आप परीक्षा में अलग अलग लिखेंगे। यहां पर सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या इसकी अभिक्रिया होती है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से या सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या क्रिया होती है। तो यहां पर पहला रिएक्शन देखिए कि जब यह सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, सबसे पहले इस ए की बात करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट से जब यह क्रिया करेगा तो क्या होगा। अब यहां पर देखिए बेटा यह CH3COOH हो गया, प्लस यहां पर अब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो गया। अब फिर देखिए उत्पाद के रूप में क्या बना, यहां पर उत्पाद के रूप में CH3COONA प्लस CO2 प्लस यहां पर H2O हो गया। तो यह क्या है, यह एथेनोइक अम्ल है, यह एथेनोइक अम्ल है। फिर यहां पर यह सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। यहां पर उत्पाद के रूप में क्या बना, यहां पर यह सोडियम एसीटेट बना, सोडियम एसीटेट बना। अब देखिए बाबू यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टिकोण से आप ये देखिए कि कार्बनिक यौगिकों के जो रासायनिक समीकरण हैं अगर उनको आप बैलेंस नहीं करते हैं तब भी आपका अंक नहीं कटता है। अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पर 2 हो जाएगा और यहां पर भी 2 हो जाएगा। इस प्रकार से यह कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और पानी बन गया। फिर देखिए दूसरा रिएक्शन इसका, जब यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब यह क्रिया करेगा तब यहां पर यह CH3COOH हो गया, यह एथेनोइक अम्ल हो गया। अब क्रिया कर रहा है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कर रहा है। तो फिर यह क्या बनाएगा, यहां पर यह बनाएगा CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। यहां पर भी क्या बना, यहां पर भी यह सोडियम एसीटेट बना। तो सोडियम एसीटेट इस प्रकार से बन गया। अब दोनों समीकरण याद करने के लिए आप याद रखिए कि चाहे सोडियम कार्बोनेट से क्रिया होगी या सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया होगी, दोनों के समय उत्पाद हमारा सोडियम एसीटेट बनेगा। हमने कहा कि रासायनिक समीकरण को यहां पर संतुलित करें या न करें इसका कोई प्रभाव यहां पर नहीं पड़ता है। फिर देखिए यह अभिक्रिया भी यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी अभिक्रियाएं यहां पर जितनी भी हैं 4 ही अभिक्रिया की चर्चा करेंगे और 3 परीक्षा की दृष्टिकोण से आता है। यहां पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब इसकी क्रिया होती है तब क्या उत्पाद बनता है, वही सेम उत्पाद सोडियम एसीटेट ही बनेगा। यहां पर एथेनोइक अम्ल है और यह क्षार है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यह क्षार है, तो लवण और पानी बनेगा। अब यहां पर देखिए एथेनोइक अम्ल यह CH3COOH है प्लस क्षार यहां पर NaOH है। अब देखिए बाबू यहां पर लवण बन गया। अब लवण क्या बनेगा, ये देखिए यहां से ये हाइड्रोजन निकल करके और इस हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पर उत्पाद के रूप में सबसे पहले H2O लिख लीजिए, फिर जो बच रहा है CH3COONA और प्लस लगा दीजिए, यह बन गया सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो अब देखिए यह रिएक्शन और यह रिएक्शन तीनों रिएक्शन एक ही जैसे हैं। तो एक ही जैसे रिएक्शन है, इसका मतलब है कि उत्पाद एक ही जैसा बन रहा है।
अब यहां पर देखिए एस्टरीकरण की अभिक्रिया। यह एस्टरीकरण की अभिक्रिया यह टिप्पणी के दृष्टिकोण से और यहां पर इसके रासायनिक गुण के संबंध में, दोनों के संबंध में बहुत ही आवश्यक है। अब यहां पर देखिए एस्टर क्या मुख्य रूप से एथेनोइक अम्ल व एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर उत्पन्न होता है। तो एथेनोइक अम्ल और एल्कोहल यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एस्टर बनाते हैं और एस्टर की गंध जो है, स्मेल इसकी मीठी होती है। इसका उपयोग क्या करते हैं, इत्र बनाने में करते हैं और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में करते हैं। तो इन एस्टर का उपयोग जो है वह आइसक्रीम में, बिस्किट्स में, इन जगहों पर किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, हमने कहा कि एथेनोइक अम्ल, तो अब आपको तुरंत ही आणविक सूत्र पता होना चाहिए, CH3COOH, यह एथेनोइक अम्ल हो गया और एल्कोहल से अभिक्रिया कर रहा है। और यहां पर क्या लिया गया है, यहां पर एथेनॉल ले रहे हैं, यहां पर एथेनॉल ले रहे हैं। तो ये हो गया C2H5OH, C2H5OH। और यहां पर उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक अगर आप भूल जा रहे हैं कि कौन सा उत्प्रेरक है तो भी यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बन गया CH3, फिर COO, CH3COO, और फिर यहां पर हो गया C2H5 और प्लस यहां पर हो गया H2O। यह है, इसको कहते हैं एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, या इसी को कहते हैं एथिल एथनोएट, एथिल एथनोएट। तो बाबू इसको आपको याद रखना। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझ लीजिए। यहां पर देखिए CH3 एंड C डबल बॉन्ड O और यहां पर OH है, प्लस यहां पर अब देखिए यह H है, O है, फिर यहां पर C है और H2CH3, इसको ब्रेक करके लिख दिया, इसको यहां पर ब्रेक कर दिया। देखिए किस तरह से ब्रेक कर दिया है, यहां पर यह C2H5OH। तो अब इसको लिख दिए हैं CH3 CH2 CH3 एंड OH। तो इस तरह से इसको लिख दिया है। तो यहां पर अब देखिए ये दिखाने के लिए कि कैसे यहां पर पानी बन रहा है, तो इसके लिए अब यहां से जो हाइड्रोक्सिल समूह है और यहां से ये हाइड्रोजन है, ये दोनों जुड़ करके तब यहां पर यह पानी बना लेते हैं और फिर यह एथिल एसीटेट। साबुनीकरण की प्रक्रिया लिखा हुआ है। साबुनीकरण की प्रक्रिया यहां पर क्यों लिखा हुआ है, यहां पर हमको एथिल एसीटेट मिल रहा है। अब इसको ध्यान से देखिए कि एथिल एसीटेट हमको क्या मिला है, यह हमको मिला है CH3COO C2H5, यह एथिल एसीटेट मिला। और अगर फिर इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH से क्रिया कर दें और इसको हीट कर दें, इसको गर्म कर दें, तो जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो यह CH3COO Na बना लेगा प्लस C2H5OH। तो यहां पर फिर क्या मिल गया, यहां पर हमको मिल गया सोडियम एसीटेट, यह सोडियम एसीटेट मिल गया। तो जो एस्टर है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या कर रहा है, यहां पर यह सोडियम एसीटेट बना रहा है और साबुन भी दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, इसीलिए यह प्रक्रिया यहां पर साबुनीकरण की प्रक्रिया लिखा गया है। अब यहां पर देखिए क्या इसका उपयोग है, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है, साबुन निर्माण में किया जाता है, बैक्टीरिया और फंगस रोधी दवाओं को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।